नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना और हम आज बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 3 के संदर्भ में, जिसका नाम है धातु और अधातु। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी का एक लेवल इन्हांस करने वाले हैं। कैसे? हम आज कर रहे हैं विगत वर्षों में जो इस अध्याय से पूछे गए प्रश्न थे उनको हम हल करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं और आपको याद भी कराने वाले हैं, साथ में सिखाने वाले हैं कि जो आपका बोर्ड परीक्षा है उसमें अगर आपको इस तरीके का प्रश्न दिखता है तो उसको लिखना कैसे है। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में क्या होता है कि हमें कितना भी याद हो पर हमें नंबर किस चीज के मिलते हैं कि हमने उसको लिखा किस तरीके से है, कितना बढ़िया हमारा प्रदर्शन है। तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए आज की इस मजेदार क्लास के लिए। शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को और देखते हैं कि पहला प्रश्न जो है वो क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ये प्रश्न आया था आपका 2024 के अंदर, ठीक। और ये पहला प्रश्न पूछा था कि ऊष्मा जी जो है उनका सबसे बढ़िया चालक कौन है। विकल्प आपको दिए कॉपर, लेड, मरकरी और जिंक। अब आपने ये तो पढ़ ही रखा है, ठीक। यहाँ तो हम क्या करें, रिवीजन कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि आपको इस अध्याय में से कितना आता है। तो ये एक प्रकार का सेल्फ टेस्ट भी है, ठीक। अब देखिएगा कि यहाँ वीडियो को आप पॉज करो और सोचो कि यहाँ पर कौन सा आंसर जो है वो सही आएगा, ठीक। चलिए, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है वो आपका कौन है? कॉपर। जिन्होंने कॉपर पर टिक किया था वो वहां पर लिख लीजिएगा वेरी गुड। क्या लिखेंगे आप? वेरी गुड लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपका सही हो गया है। बोर्ड परीक्षा में अगर ये प्रश्न आया तो आपके नंबर जो है वो पक्के हो जाएंगे। आंसर इसका दिखा देती हूं मैं आपको। आंसर आ गया है, ऊष्मा का सबसे अच्छा जो चालक है वो आपका कौन होता है? कॉपर यहां पर होता है। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए, अगले प्रश्न पर हम आते हैं और यह प्रश्न आपका आया था 2023 के अंदर। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम कौन सा है? यहाँ क्या पूछा गया है? ये एल्यूमिनियम है। Fe को आप क्या कहते हैं? भी आयरन कहते हैं और लैटिन जो भाषा है वहां पर से इसको आप फेरस कहते हैं। ये आपका जस्ता है, लेकिन इसे क्या कहेंगे हम? जिंक पढ़ते हैं। वेरी गुड। कि अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम क्या है? तो आपको याद होना चाहिए कि इस अध्याय में सक्रियता श्रेणी जो है वो दी गई है और सक्रियता श्रेणी के हिसाब से इस प्रश्न का जो है वो उत्तर यहाँ पर दिया जाएगा। तो क्या करना है, वापस वीडियो को पॉज करो और सोचो कि क्या यहाँ पर सही बैठेगा, कौन सा उत्तर यहाँ पर सही बैठेगा। चलिए, आपको पहले सक्रियता श्रेणी दिखाते हैं और उसके बाद समझाते हैं ऐसा क्या है। ये रही आपकी सक्रियता श्रेणी, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज। तो जो सबसे ऊपर होते हैं वो बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत जल्दी अभिक्रिया करते हैं, बहुत जल्दी अपने को उत्पाद देते हैं। फिर जैसे हम नीचे आते जाते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, हमें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां देनी पड़ती है। जैसे कि आपको निश्चित ताप देना पड़ेगा, किसी प्रकार का स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक आपको दाब देना पड़ेगा, किसी अम्ल या उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करानी पड़ेगी, तब जाकर के ये जो नीचे वाले हैं ये क्रिया करेंगे और उत्पाद देंगे। ठीक है जी। तो अब देखो, सबसे बढ़िया जो काम करते हैं, सबसे बढ़िया जो क्रियाशीलता देंगे, जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है, कौन है? आपका पोटेशियम है, आपका सोडियम है, फिर आपका कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, उसके बाद आ रहा है आपका एल्यूमिनियम, फिर आपका आ रहा है जिंक, फिर आपका आ रहा है आयरन। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? फिर चलो, फिर आपका लेड है, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी। मरकरी को क्या बोलते हैं लैटिन भाषा में? हाइग्रेंशियम। इसलिए इसका नाम क्या है? Hg। क्या है इसका नाम जो है? हाइग्रेंशियम। तो प्रतीक क्या हो गया यहाँ पर? Hg इसका प्रतीक हो गया। सिल्वर को आप क्या बोलते हैं? अर्जेंटम, इसलिए Ag। गोल्ड को बोलते हो ऑरम, इसलिए Au। अच्छा, सोडियम को क्या बोलते हैं हम? नेट्रियम बोलते हैं, इसलिए Na। तो यहां हमें दिखाई दे रहा है कि एल्यूमिनियम जो है वो सबसे अच्छा काम करता है, यानी बढ़िया क्रियाशीलता प्रदर्शित करेगा। फिर आपका जिंक आता है और फिर आपका आयरन आता है। तो यहां पर जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा कि एल्यूमिनियम सबसे बढ़िया काम करता है, फिर आपका जिंक आता है, फिर आपका आयरन आता है, यही होगा। अब यहां देखो कि यही वाला उत्तर जो है सही, क्योंकि सबसे अच्छा एल्यूमिनियम ऊपर, फिर आपका जिंक,
फिर आयरन, इस ऑर्डर में हम चलेंगे तो क्या होगा कि भाई नीचे जा रहे हैं क्रियाशीलता कम हो रही है, ऊपर क्रियाशीलता ज्यादा है यानी एल्यूमिनियम की ज्यादा है। अब देखो एल्यूमिनियम कहाँ लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब आपका ये वाला जो विकल्प है ये सही होगा। जिन्होंने इसे सही किया है वो क्या करेंगे, फिर से वेरी गुड लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, वेरी गुड। और जब हम ये क्लास को खत्म करेंगे तो आप गिन लीजिएगा कि कितने वेरी गुड आपने लिखे हैं, कितने वेरी गुड आपको मिले हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो ये रहा। ठीक, क्लियर हो गई बात यहाँ पर, आगे चला जाए। अगला प्रश्न देखा जाता है। अगला प्रश्न है, यह आया था आपके 2022 में। कब आया था, 2022 में। क्या पूछा है, एक तत्व क्यू, क्यू जो है वो कोई भी तत्व हो सकता है, क्यू कोई तत्व नहीं है, माना कि क्यू एक तत्व है, ऐसी वाली यहाँ पर स्थिति दी गई है। मुलायम है, कैसा है वो, मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किससे काट सकते हैं हम, चाकू से काट सकते हैं। तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, निम्नलिखित में से तत्व को पहचानिए। अब देखो क्या कह रहे हैं कि एक हमारे पास कोई तत्व है, ठीक, मान लिया हमने उसका नाम क्यू रख दिया, हाँ जी ठीक है। अब आपने क्या करा, उस तत्व को आप चाकू से काट सकते हो, साथ में वो ठंडे जल से अभिक्रिया भी कर सकता है। तो पहले तो आप याद करो कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसे आप चाकू से काट सकते हो, क्योंकि आपको पता है जब आपने अधातु और धातुओं के गुण पढ़े होंगे तो धातुओं में गुण विद्यमान होता है कि ये तो बहुत कठोर होती हैं, और साथ में वहां अपवाद भी दिया हुआ था, और उस अपवाद में ये बात कही थी कि जो सोडियम है और जो पोटेशियम है और जो आपका लिथियम है, ये तीनों ही आपकी कैसी है, धातु। ठीक, लेकिन धातु होने के साथ साथ ये क्या है, ये अपवाद है, ये कठोर नहीं है, इन्हें आप चाकू से काट सकते हैं। तो इसका मतलब कितनी चीज हो गई, आपके पास सोडियम है, आपके पास पोटेशियम है और आपके पास लिथियम है। ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है, सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है। तो ऑप्शन में अपने पास है पोटेशियम। कौन है, पोटेशियम। और पोटेशियम बहुत क्रियाशील है, क्योंकि हम जानते हैं सक्रियता श्रेणी में ऊपर ही ऊपर आता है, आता है कि नहीं आता, हाँ जी मैम ऊपर ही ऊपर है। तो इसका मतलब क्रियाशील भी हो गया और ये चाकू से काटा भी जा सकता है। तो आपका जो उत्तर है क्या हो गया है, पोटेशियम हो गया है। उत्तर देखा जाए, हाँ जी आ जाइए, ये देखिए जिन्होंने सही किया था वो फिर से क्या करेंगे, वेरी गुड लिख देंगे अपने आंसर के आगे। आगे चला जाए, अगला प्रश्न देखा जाए, आ जाइए। अगला प्रश्न है 4 नंबर का और ये आपको पूछा गया था 2024 के अंदर। क्या पूछा है, पीतल में तांबे के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम आपको बताना है। तो देखिए मिश्र धातु से प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया है कि जो पीतल है, यानी आपका जो पीतल है वो मिश्र धातु है। एक बात तो अपने को यहाँ से यही पता चल गई, ठीक है जी। पीतल में एक चीज जो है वो तो आपको पता चल गई है कि वो आपका तांबा है, क्लियर हो गई बात। अब सोचना यह है कि दूसरी चीज क्या है, तो दूसरी चीज यहां पर हमारे पास होती है जस्ता। कौन होती है, जस्ता, जिसे आप जिंक भी कहते हो। क्या कह देते हैं आप उसे, जिंक कह देते हैं। यानी जो आपका पीतल है वो दो तत्वों का मिश्रण है, एक आपका कौन है, तांबा, दूसरा कौन है यहाँ पर, जस्ता है। क्लियर हो गई, याद हो गया आपको। देखो इससे आपको ये भी पता चला कि पीतल जो है वो मिश्र धातु है। क्या है पीतल, मिश्र धातु। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, आंसर देख लेते हैं हम इसका, ठीक है जी, आगे चला जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, 5वें नंबर का प्रश्न है जो कि आपको 2024 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2024 में। क्या पूछा है, सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव अधातु का नाम लिखिए। किसका नाम लिखना है, द्रव धातु का, अधातु, ठीक है जी। अब आज सल्फर, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लियर हो गई बात यहाँ पर। सल्फर का प्रतीक आपका होता है S, ब्रोमीन का प्रतीक होता है Br, आयोडीन का प्रतीक होता है I। क्लियर होगी। ये पूछ रहे हैं द्रव अधातु, द्रव भी होनी चाहिए और अधातु भी होनी चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, ब्रोमीन आंसर बनेगा, क्योंकि ब्रोमीन कैसी होती है, ये अधातु भी है और द्रव स्थिति में होती है, यानी द्रव अवस्था में ये होती है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। चला जाए आंसर की तरफ, आ जाइए। ये देखिएगा इसका आंसर क्या निकला है, ब्रोमीन इसका आंसर निकला है। और 2024 में देखो कितना आसान प्रश्न आपसे पूछा गया था इस अध्याय में।
आगे चला जाए अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। छठे नंबर का जो प्रश्न है वो आपसे पूछा गया था 2023 के अंदर। और क्या प्रश्न है? आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में से सबसे कठोर पदार्थ का नाम आपको लिखना है। तो ये तो हमें क्या है, ऐसे आंख बंद करके भी पता होना चाहिए कि जो सबसे कठोर पदार्थ, या कोई भी आपको पदार्थ दिया जाए पर सबसे कठोर पदार्थ तो कौन होता है? सोचिए फटाफट, कौन होता है सबसे कठोर पदार्थ? भाई सबसे कठोर जो होता है वो आपका कौन होता है? हीरा होता है। किस अवस्था में रहता है? ये चतुष्फल की अवस्था में होता है कि नहीं होता? आपको याद है कार्बन कार्बन के साथ बंध बनाता है। भाई कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है, वो अपने ही साथ बहुत सारे कार्बन के साथ जुड़ सकता है। तो किस तरीके से व्यवस्थित होता है? भाई कार्बन की संयोजकता होती है आपकी 4, है ना? तो वो अन्य 4 कार्बन से इस तरीके से आपका जुड़ सकता है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई लूप नहीं होता, यानी कोई भी आपको संयोजकता खाली नहीं दिखेगी। अब जब संयोजकता खाली नहीं है और पूरा पिंजरे नुमा संरचना एकदम से पैक है, तो भाई ये कैसी हो गई है? ये आपकी सर्वाधिक कठोर संरचना हो गई, और ये पदार्थ जो है सर्वाधिक कठोर पदार्थ हो गया। ठीक है, आप समझो दूसरी तरीके से। सोडियम तो हमको पता है कि सोडियम जी जो है वो अपवाद में गिने जाते हैं, क्योंकि सोडियम जो है वो आपका कैसा है कि धातु है। ठीक है, और दूसरा, इसको चाकू से काट सकते हैं हम। तो जिसे आप चाकू से काट सकते हैं वो तो कठोर नहीं हो सकता। चलिए, आयोडीन, आयोडीन कठोर है? नहीं भैया, आयोडीन भी कठोर नहीं है। लेकिन कठोर कौन हुआ है? हीरा कठोर हुआ है। हम दो तरीके से देख सकते हैं किसी भी प्रश्न के हल को। पहला तो या तो आपको सीधा सीधा याद है कि अच्छा इनमें से कौन है, चलो हीरा लिख दिया। नहीं याद है तो जो विकल्प आपको दिए गए हैं उनमें से छाटिए कि क्या हो सकता है। भाई सोडियम अपने को पता है कि नहीं हो सकता, है ना? आपने को पता है आयोडीन नहीं हो सकता, तो अब कौन हो सकता है? हीरा आपका हो सकता है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? आगे चला जाए, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो भाई इसका आंसर हमारे पास हो गया है हीरा। आगे चला जाए, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, जो कि आपसे पूछा गया है 2024 में। कब पूछा है? 2024 में ये प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है? धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? धातुएं विद्युत की सुचालक हैं। उपरोक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित आपको करना है। क्या करना है? यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। किसका चित्र बनाना है? आपको बनाना है जिसमें ये पता चले कि धातुएं विद्युत की सुचालक है। तो भाई चित्र बनाने के लिए क्या चाहिए? पहले उसकी सूची बना ली जाए। 1 नंबर पर आपको यहाँ चाहिए होगी बैटरी। क्या चाहिए होगी? बैटरी आपको चाहिए होगी। 2 नंबर पर आपको क्या चाहिए होगा? बल्ब यहाँ चाहिए होगा। 3 नंबर पर आपको चाहिए होगा स्विच मतलब कुंजी। 4 नंबर पर आपको चाहिए होगा क्लिप, जिससे कि आप क्या करोगे? इस पूरे परिपथ को जोड़ोगे। साथ में आपको क्या चाहिए होगा? तार चाहिए होगा। और छठे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? वो धातु। क्या चाहिए होगी आपको? धातु का टुकड़ा चाहिए होगा, जिसकी सहायता से आप ये बता पाएंगे कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। चलिए चित्र बनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पर बैटरी ले ली। ठीक है जी। अब ये जो मैंने बैटरी ली है, इसका एक सिरा मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है बल्ब के साथ। किसके साथ जोड़ दिया है? बल्ब के साथ यहाँ पर जोड़ दिया है। कोई समस्या यहाँ तक? चलिए, बल्ब से आपने क्या किया है? इसका सिरा जोड़ दिया है। ये आपका बल्ब हो गया। इस बल्ब को आगे मैंने जोड़ा है किससे? कुंजी से, मतलब स्विच से। इस बैटरी का एक जो सिरा बचा था वो मैंने आगे लगा दिया, और उसे किससे जोड़ा है मैंने? यहाँ पर उसे मैंने यहाँ पर जोड़ा है धातु के टुकड़े से। किससे जोड़ा है? धातु के टुकड़े से। और कुंजी के सिरे को भी जोड़ दिया है धातु के टुकड़े से। अब सोचो कि क्या हुआ यहाँ? यहाँ पर हुआ है बहुत बढ़िया सा जादू। कैसे? जैसे ही आपने स्विच को चालू किया,
क्या किया आपने, स्विच को यहाँ पर जैसे ही चालू किया है वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पर ये जो बल्ब आप देख रहे हैं ये प्रकाशित हो गया। क्या हो गया, ये प्रकाशित यहाँ पर हो गया। और प्रकाशित होते ही हमें पता चला कि ये जो धातु है ये क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है, विद्युत की सुचालक, मतलब धातु का टुकड़ा लगाने पर भी परिपथ में धारा का प्रवाह हो गया। धारा जो है आपकी वो पूरे परिपथ में प्रवाहित हो गई और उसकी वजह से बल्ब क्या हो गया, लाइट जल गई हमारी। क्या हो गया, हमारी भी लाइट जल गई है, क्योंकि हमें जो ये है समझ में आप बढ़िया तरीके से आ गया। चलिए चित्र दिखाया जाए आपको, आ जाइए, क्योंकि परीक्षा में सुंदर चित्र बनाना है। तो देखो यहां पर है बैटरी, क्या है यहाँ, बैटरी, ठीक। और ये जुड़ी हुई है बल्ब के साथ। किसके साथ जोड़ी मैंने, बल्ब के साथ। बल्ब को जोड़ा है स्विच के साथ और फिर मैंने यहाँ जो है बीच में लगा दिया है धातु का टुकड़ा। अब चाहे आप कॉपर धातु ले लीजिए, चाहे आप चांदी ले लीजिए, ठीक। चांदी थोड़ी महंगी पड़ेगी, हमने कॉपर ले लिया, कोई समस्या यहाँ पर नहीं। जैसे ही आपने इस स्विच को चालू किया है, ये जो आपको पीला पीला दिख रहा है ये क्या हो गया है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ बल्ब जो है वो प्रकाशित हो गया। क्या हो गया, बल्ब यहाँ प्रकाशित हो गया। मतलब पता चल गया कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्लियर है बात, आगे चला जाए, देखा जाए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये दिया हुआ है। तो 2023 में हमसे ये प्रश्न पूछा था, भर्जन तथा निस्थापन को परिभाषित आपको करना है। देखिए ये प्रश्न और भी तरीके से आ सकता है कि भर्जन और निस्थापन में अंतर स्पष्ट करिए, या सिर्फ ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भर्जन को परिभाषित कर दीजिए या फिर निस्थापन को परिभाषित कर दीजिए, से भी तो पूछ सकते हैं। पर आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। देखो भर्जन की अगर हम बात करें तो यहां पर हम काम में लेते हैं सल्फाइड अयस्क को। किसको काम में लेते हैं, सल्फाइड के अयस्क को काम में लेते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गई बात, ठीक। अब जब सल्फाइड के अयस्क को हम यहाँ काम में लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ताप लेते हैं बहुत ज्यादा, है ना, ताप आप यहाँ पर लेते हैं। दूसरा, यहाँ वायु की जो मात्रा होती है, किसकी मात्रा होती है, वायु की मात्रा, वो सीमित नहीं होती है, ठीक है। यानी हमने कोई निर्धारित नहीं करी कि हम इतनी ही वायु यहाँ पर काम में लेंगे। लेकिन अब आप आओ निस्तापन पर। जब आप निस्तापन पे आओगे तो आप यहाँ पर क्या करोगे, कार्बोनेट के अयस्क को काम में लोगे। किसके अयस्क को काम में लोगे, कार्बोनेट के अयस्क को काम में लोगे, ठीक है। कार्बोनेट के अयस्क को काम में लिया, लेकिन यहाँ पर आप जो है वो ताप कम लोगे, साथ में वायु जो है उसकी सीमित मात्रा लोगे। कौन सी मात्रा लोगे आप, सीमित मात्रा लोगे, ठीक है। अब कार्बोनेट का जो अयस्क है उसका आप क्या करते हो, यहाँ पे निर्जलीकरण करते हो। क्या करते हैं, निर्जलीकरण हम यहाँ करते हैं। लेकिन जो सल्फाइड का अयस्क होता है उसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। क्या करते हैं, ऑक्सीकरण हम करते हैं। अब आप कहोगे मैम अपन ने तो बहुत बिखरा बिखरा लिख दिया है, हम इसे बोर्ड परीक्षा में ऐसे थोड़ी लिखेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही है, ऐसे लिखेंगे नंबर भी नहीं आएंगे। तो जैसे लिखना है वो मैं अभी आपको सिखाऊंगी कि कैसे लिखना है, दिखाऊंगी भी सही। लेकिन अभी याद करो कि भर्जन और निस्तापन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो भर्जन जो है वो आपका सल्फाइड का अयस्क है, ठीक। निस्तापन आपका कार्बोनेट का अयस्क है। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब देखो ये भर्जन जो है उसमें हम वायु की सीमित मात्रा में काम नहीं करते, हम वायु ले सकते हैं। लेकिन कार्बोनेट के अयस्क में हम वायु की सीमित मात्रा में काम करते हैं। किस में काम करते हैं, बोलो मेरे साथ, सीमित मात्रा में। दूसरा आओ, हम कार्बोनेट के अयस्क का क्या करते हैं, बोला करो, निर्जलीकरण। क्या करते हैं, निर्जलीकरण। क्लियर। लेकिन आप सल्फाइड के अयस्क का क्या करते हैं, आप इसका ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं, बोलिए, ऑक्सीकरण। वेरी गुड। अब जो आपका सल्फाइड का अयस्क है वहां आप ताप लेते हैं, लेकिन कितना, कि जो आपका निस्तापन है उसमें जितना ताप चाहिए ना उससे ज्यादा ताप लेते हो आप सल्फाइड वाले में। यानी कि भर्जन में आपको ताप की आवश्यकता ज्यादा होती है, किसकी तुलना में, निस्तापन की तुलना में।
क्लियर हो गई क्या बात, याद हो गया? नहीं, समझो वापस। दो चीजें हैं, एक मेरे पास निस्तापन है, एक भर्जन है। भर्जन के अंदर वायु ज्यादा लेते हैं, निस्तापन में वायु कम लेते हैं। भर्जन में सल्फाइड अयस्क ले रहे हो, निस्तापन में कार्बोनेट का अयस्क ले रहे हो। भर्जन में ऑक्सीकरण हो रहा है, निस्तापन में निर्जलीकरण हो रहा है। भर्जन में ताप ज्यादा चाहिए और निस्तापन में ताप जो है वो कम चाहिए। क्लियर हो गई क्या बात? अब देख लो कि इसे लिखना कैसे है। तो भाई यहां पर देखो, सबसे पहले आप लिखोगे भर्जन, ठीक है, उसके बाद पॉइंटर की फॉर्म में इसको लिखोगे, क्योंकि पॉइंटर फॉर्म में क्या होता है, एग्जामिनर देखते हैं अच्छा ये हो गया, 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 चलो बढ़िया, नंबर मिल गए। क्लियर हो गई? चलिए, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। किसका अयस्क काम में ले रहे हो? सल्फाइड का अयस्क काम में ले रहे हो। यही बताया मैंने आपको कि हम सल्फाइड का अयस्क लेते हैं और वायु यहां पर लेते हैं। क्लियर हो गई बात? अब इस अयस्क को हमने क्या किया है, ऑक्सीकृत करा है, यानी ऑक्सीकरण यहां पर इसका कराया है। क्लियर? आगे चलो, इसमें निस्तापन से अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अगर आपने भर्जन याद कर लिया ना, तो निस्तापन इसका बिल्कुल विपरीत है। सिर्फ एक बात याद करनी है कि हाँ, कार्बोनेट ले रहे हो, यहाँ सल्फाइड ले रहे हो। क्लियर? चलो, ये मेरे पास जिंक सल्फाइड है। जिंक सल्फाइड, कौन सा सल्फाइड है? जिंक सल्फाइड। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, ऑक्सीकरण कराना है। क्या कराना है मुझको? ऑक्सीकरण, तभी तो ऑक्सीकृत होगा ना। तो मैंने ऑक्सीजन से क्रिया कराई, मुझे जिंक ऑक्साइड मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बाहर यहां पर निकल गई। क्लियर हो गई बात? यहां पर कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, निस्तापन समझाते हैं आपको। निस्तापन लिख दिया हमने, वापस से पॉइंट बनाए, और वही पॉइंट देखो, इसमें अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। मैंने क्या कहा, भर्जन में हम सीमित वायु नहीं लेते, लेकिन निस्तापन में हम सीमित वायु लेते हैं। यह प्राय कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। निस्तापन कार्बोनेट, आपका भर्जन सल्फाइड। इस विधि में अयस्कों का निर्जलीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्जलीकरण। वहां हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीकरण हम कर रहे थे। इसमें भर्जन से कम ताप की आवश्यकता होती है, वहां मैंने क्या लिखा कि निस्तापन से ज्यादा ताप की आवश्यकता होती है। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट मैंने यहां पर लिया है, ठीक, कार्बोनेट किसका लिया है? कैल्शियम का। क्या बन गया मेरे पास? कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल गई। वहां क्या बाहर निकला था? आपका SO2। यहां कौन निकला है? CO2। क्लियर हो गई भर्जन और निस्तापन? अब कैसे भी आपसे पूछ ले, आप लिखिए आएंगे। चला जाए आगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर का आपका प्रश्न है, जो कि आपसे 2022 में पूछा गया था। लोह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र आपको बनाना है। यहां तो इन्होंने खुद ही दे दिया कि नामांकित चित्र बनाइएगा, तब नंबर लेकर जाइएगा, ठीक है। और अगर नहीं दे तब भी अपने को क्या करना है, चित्र का नामांकन करना है। क्लियर हो गई बात? तो लोह धातु पर भाप की क्रिया करानी है। किस पर करानी है? लोह। लोह धातु का नाम क्या है भाई? आयरन। लोह का आयरन। लेकिन हम इसको लैटिन भाषा में क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं फेरस, और इसका प्रतीक होता है Fe। अब भाप क्या हो गया? अरे भाई, भाप कुछ नहीं होता। भाप का मतलब हो गया है जल हमको लेना है, लेकिन किस अवस्था में लेना है? भाप की अवस्था में लेना है, गैस की अवस्था में हमें यहाँ पर लेना है। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर कोई समस्या नहीं। अब क्या करना है, इसकी क्रिया का नामांकित चित्र बनाना है। तो मैं आपको कह रही हूं, चित्र बनाने का अभ्यास जरूर हमको करना है। देखिए कैसा बनेगा, ये रहा मेरा चित्र, ठीक। अब यहां पर मेरे पास क्या है, एक स्टैंड है, ठीक है, यहाँ बर्नर है, ये मैंने धातु ली है, ठीक। साथ में मैंने गैस जार लगा दिया है, जिससे मेरी हाइड्रोजन गैस जब निकलेगी, उस गैस जार को पकड़ने के लिए भी एक स्टैंड होगा, तो वो स्टैंड यहाँ पर लगा दिया। अभिक्रिया देखो, आयरन की अभिक्रिया हम करा रहे हैं जल के साथ, और ये जो जल है आपका किस अवस्था में है? गैस। तभी तो मैंने क्या कहा कि जो आयरन है उसकी आपको अभिक्रिया करानी है भाप के साथ। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा Fe3O4। क्या बनेगा यहाँ? Fe3O4। साथ में ये देखो आप, H2 गैस बाहर निकल रही है, इसका मतलब H2 गैस जो है वो आपकी यहाँ पर बाहर निकल जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ Fe3 लिखा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। क्या ये अभिक्रिया संतुलित है?
नहीं मैम, संतुलित तो नहीं है, क्योंकि संतुलन का मतलब होता है, हमने पढ़ा है कि जब आपका अभिकारक उत्पाद के बराबर होगा तो अभिक्रिया संतुलित होगी। क्या ये संतुलित है? नहीं। तो भाई यहाँ संतुलित कर देते हैं इसको। Fe कितने हैं? 3। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगी? 3 लगा दूंगी, यानी मुझे 3 Fe उत्पाद में मिले थे, तो मैंने अभिकारक में 3 लगा दिया, तो कितने हो गए हैं? 3 यहाँ पर हो गए हैं। चला जाए आगे, देखो हाइड्रोजन कितना है? 4 दूनी 8। कितना है बच्चे? 4। 4 यहाँ आगे लगा है और H2 तो यहाँ पर 2 है, तो 4 दूनी 8, यहाँ भी 4 दूनी 8। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 4। तो ये देखो ऑक्सीजन कितना है? 4। संतुलित हो गई। हाँ जी, संतुलित हो गई, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। आगे चला जाए। हाँ जी, आगे चलते हैं। आ गए हैं हम प्रश्न संख्या 10 पर, और ये प्रश्न कब पूछा गया था? 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा है? तन्यता को परिभाषित करिए और सबसे अधिक तन्य धातु का नाम अपने को यहां लिखना है। देखो, तन्यता किसका गुण है? तन्यता आपके धातुओं का गुण है। तो जब हम धातुओं के गुण पढ़ते हैं, उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो धातुएं हैं वो आपकी कैसी होती है? ध्वनिक होती हैं, तन्य होती हैं, आघात वर्धनीय होती है कि नहीं होती हैं? कठोर होती हैं। ठीक, उन्हीं में से एक गुण के बारे में इन्होंने पूछा है। तो तन्यता का मतलब क्या होगा कि कोई भी जो आपके पास धातु है उसे खींच करके आप तार रूप में जब परिवर्तित करते हैं, वो गुण क्या कहलाता है? तन्यता। यानी कि क्या हुआ कि आपके पास क्या है? धातु है, इस धातु को आपने क्या करा है? खींचा है। ठीक, तो खींच करके आपने किस में परिवर्तित कर दिया है? तार रूप में परिवर्तित आपने इसको कर दिया। ये पूरी जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? तन्यता। और अगर धातु ऐसा करती है तो धातु क्या हो गई? तन्य हो गई है। कैसी हो गई है बच्चे? तन्य। बोलो मेरे साथ, कैसी हो गई है? तन्य हो गई है। बात समझ में? धातु ली, खींची और किस में परिवर्तित कर दी? तार रूप में परिवर्तित कर दी। किस में परिवर्तित कर दी? बोलो, तार रूप में। समझ आ गई बात? अच्छा, कौन कौन कर सकता है ऐसा? लगभग सभी धातुएं कर सकती है। जैसा आपका, हम किसके साथ कर सकते हैं? एल्यूमिनियम के साथ कर सकते हैं, कॉपर के साथ कर सकते हैं, सोने के साथ कर सकते हैं। और सोने का तो इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि जो आपका सोना है, सोना मतलब आपका औरम, यानी कि Au। ठीक, इसका अगर हमने 1 ग्राम लिया ना, तो भाई 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं हम। कितना लंबा? 2 किलोमीटर। 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भाई आपने क्या पढ़ लिया कि धातु है, खींची, तार रूप में बदली। उदाहरण हो सकता है आपका तांबा, हो सकता है एल्यूमिनियम, हो सकता है सोना, हो सकता है। और सोने का तो आपको पता है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार हम बना सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? कितनी बढ़िया बात है। देखो, चलिए, तो ये देखो हमने ये लिया और इस रूप में हमने इसको परिवर्तित कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा कि सोना जो है वो तन्य धातु है और तार रूप में बदल गई। ये गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। बात समझ में आई? क्लियर हो गई बात? 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था और हमने आपको सिखा दिया। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है कि जो आपका अध्याय 3 है उसमें उसके प्रश्नों को हमने हल कर लिया है, जो कि पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर्स के अंदर। अब आपको क्या करना है? आपको बढ़िया तरीके से इसको दोहरा लेना है कि अच्छा ये पूछा था, ये पूछा था, ये पूछा था। यानी देखो कैसे कि तन्यता पूछी थी, मतलब आपके धातुओं के गुण में से प्रश्न आ सकता है कि अच्छा अपवाद पूछा था कि भाई सोडियम के बारे में पूछा था, पोटेशियम के बारे में पूछा था। हो सकता है आपसे पारे के बारे में पूछ ले कि ऐसी धातु का नाम बता दो जो कि आपकी क्या हो जाती है कि भाई कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती, तो पारा ऐसी ही है कि नहीं? है कि नहीं? चलिए, तो आपको क्या करना है? बढ़िया से अभ्यास करना है। दिए गए वेरी गुड आपके द्वारा जो आपकी कॉपी में है उन्हें गिन लो कि वाह वाह क्या तैयारी चल रही है। अपने आप की पीठ थपथपा लो, कॉन्फिडेंस को बढ़ा लो, क्योंकि आपकी तैयारी चल रही है बहुत बढ़िया रूप में। चलिए, अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।